Hello and welcome to IMS Academy. This is the second part of acid chapter. लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की, एसिड के बारे में भी और बेस के बारे में भी। चलिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओ एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। उनमें एक कॉमन चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि ये एसिड है या बेस है तो आपको इस बेस पर उनको कैटेगराइज करना है। याद है किसी को या टाइम नहीं मिला, आप लोगों को रिकॉल नहीं कर पाया आप? चलो, आई होप सो कि सभी को आता होगा, सभी ने रिकॉल करा होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी सबसे मेन प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। जब कभी भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक जनरल रिएक्शन है, वो बनाएगा सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर आपने HCl लिया, देखो आप यहाँ पे एक रिएक्शन देख भी सकते हो। अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, जब आप उसे मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो Zn जिंक, जिंक के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये बनाएगा सोल्ट ZnCl2 और साथ में निकालेगा हाइड्रोजन गैस H2। आप एक सिंबल यहाँ पे ऐसे बना सकते हो एरो, क्योंकि गैस है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो सोल्ट बना ZnCl2, तो आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ZnCl2 ये सोल्ट कैसे हुआ? सोल्ट तो वो होता है ना जो हम घरों में खाते हैं, NaCl जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड वो जो फॉर्मूला होता है उसे कॉमन सोल्ट कहा जाता है, दैट इज नोन एज कॉमन सोल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। लेकिन केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि ये चैप्टर बेसिकली कहता है कि जब कभी भी कोई पर्टिकुलर एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ में, वो बना रहा है सोल्ट, तो सोल्ट का मतलब यहां पर ये नहीं होता कि वो NaCl ही होगा या वो ही होगा जो आप घरों में खाते हो। सोल्ट का मतलब होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बेसिकली आपको उसमें देखने को मिलेगा और वो सोल्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि ये जो HCl है, इसमें ये जो Cl होता है ये नेगेटिव आयन होता है। अब ये नेगेटिव आयन इस Zn के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बनाएगा, जिनकी 2 पॉजिटिव वैलेंसी होती है, Cl की 1। ये इसके साथ गया, ये इसके साथ, तो ZnCl2 बना बेसिकली यहाँ पर सोल्ट, साथ में हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकली, आप कैसे पहचान करोगे कि हाँ हाइड्रोजन गैस है? उसका एक बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। उसके पीछे का रीजन या आप कह सकते हो कि आपका एक आइडेंटिफिकेशन है ये पहचान करने के लिए कि गैस जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकती है, CO2 भी। तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो हाइड्रोजन गैस ही है? और बोर्ड एग्जाम में ये चीज कई बार पूछी गई है कि अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे? तो उसके लिए आप लेके आओगे एक बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती। जब आप इसके पास में लेके आओगे, जब गैस निकल रही होगी तो टेस्ट ट्यूब के पास रखोगे, तो वो कैंडल एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करोगी, पॉप पॉप इस तरह की एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस करेगी। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो ये पहचान हो जाती है कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। वहीं पर अगर हम बेस की बात करें तो बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है, जैसे NaOH Zn। तो ये बना आपका Na2ZnO2, जिसे सोडियम जिंकेट कहा जाता है, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब यहां लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल्स एंड इट बर्स्ट विद द पॉप साउंड। एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ लेनी है आपको वो रिएक्शन। अब आ जाते हैं मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप कभी भी रिएक्शन कराओगे एसिड की मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, ये एसिड है HCl, आप उसे रिएक्ट करा लो या तो मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों के साथ वो सेम रिएक्शन देगा। ये हुआ मेटल कार्बोनेट और ये हुआ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये रिएक्ट करेगा तो ये जनरल रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है। ये देगा सोल्ट CO2 एंड H2O। तो यहां पे आप देखोगे सोल्ट बना NaCl। चलो इस बारी तो वही वाला सोल्ट बन गया जो आप चाहते थे। साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और साथ में बना वाटर। वहीं पे आप देखोगे जब इसने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। और आगे आप देखोगे जब हम सोल्ट वाला पोर्शन कवर करेंगे तो NaCO3 ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। जो घरों में आपके जब केक वगैरह बनता है तो उसमें बेकिंग सोडा ही डाला जाता है, या छोले वगैरह बनाए जाते हैं तो उसको जल्दी उबालने के लिए बेकिंग सोडा उसमें डालते हैं। NaCO3 उसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हालांकि हम इसे आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए भी आप इसको याद रख सकते हो। साथ में सोल्ट बना CO2 एंड वाटर। अगर हम यहाँ पे पहचान करें कि चलो जब हाइड्रोजन गैस थी तो उसकी पहचान हमने कर ली थी कि एक बर्निंग कैंडल पास में लेके आए थे, उसने एक पॉप साउंड प्रोड्यूस की जिससे पता चल गया था कि बेसिकली वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। लेकिन अगर इस बार निकल रही है CO2 गैस, CO2 गैस की पहचान आप कैसे करोगे? तो बच्चों बहुत आसान है।
इट कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। जब आप इसके साथ रिएक्ट कराओगे CO2 को, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जो वो वाटर है उसका जो कलर है आप देखोगे थोड़ा मिल्किश कलर का हो जाएगा। इवन आप देखोगे ब्रिस्क एफरवेंसेस, कुछ बबल्स भी बहुत ज्यादा बनते हैं CO2 गैस के टाइम पे। पर ये एक मेन टेस्ट है जिसमें आप देखोगे कि अगर मिल्किश कलर हो गया लाइम वाटर का, तो ये पहचान हो जाती है कि वो CO2 गैस है। अब इसी में एक चीज और है कि अगर आप CO2 गैस और ज्यादा उसमें पास कराओगे और ज्यादा कंफर्म होने के लिए, तो जब वो मिल्किश हो गया था, अब उसी सॉल्यूशन में अगर आपने CO2 गैस और ज्यादा पास करा दी, तो उसकी जो मिल्कीनेस थी वो डिसअपियर हो जाएगी। अब वो वापस से कलरलेस हो जाएगा, उसकी जो मिल्कीनेस है वो खत्म हो गई। तो यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली यहां से 2 मार्कर का क्वेश्चन तो आपका बनेगा। अब आपको यहां से सारी चीजें करनी है। चलो, ये हम बात करते हैं सेकंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर एसिड और बेस दोनों को ही साथ में रिएक्ट करा दो, तब क्या होगा? यस, न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों, अगर एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बेस के असर को खत्म करेगा एंड बेस एसिड के। इट मींस कि एक न्यूट्रल सोल्ट आपके पास बनेगा और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें हीट बाहर निकलती है। तो इसमें हीट बाहर निकलती है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि दोनों एक दूसरे के असर को न्यूट्रल कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 2 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछी जाती है। कोई भी आपसे पूछे डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ये दे सकते हो, जब HCl रिएक्ट करेगा बेस के साथ यानी कि NaOH के साथ, तो ये बनेगा NaCl और साथ में बनेगा वाटर H2। चलो, अब यहां पे देखो आप, अब कई बार ये आप देखोगे कि जरूरी नहीं है कि वो असर एकदम न्यूट्रल होगा। अगर आपने एसिड लिया स्ट्रॉन्ग और बेस को लिया वीक, तो जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा और साथ में बनेगा वाटर। अगर आपने एसिड वीक लिया और बेस को स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो तब सोल्ट में जो नेचर देखने को मिलेगा वो बेसिक नेचर देखने को मिलेगा। एंड सेम अगर दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हुई तो न्यूट्रल सोल्ट, दोनों ही चीजें वीक हुई तो तब न्यूट्रल सोल्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत आसान भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये आप डेली रूटीन में यूज भी करते हो। देखो कैसे, अगर आपको कोई बी, कोई मधुमक्खी वगैरह काट लेती है जिसके स्टिंग में, जिसके डंक में एसिड होता है, अगर उसने काट लिया, तो उस टाइम पे आपको सजेशन दिया जाएगा कि आप वहां पे या तो कोई साबुन से धो लो उस टाइम पे, क्योंकि साबुन जो है वो बेस की तरह रिएक्ट कर रही है, तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो वो असर खत्म करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस इंसेक्ट ने काटा है वो, उसके स्टिंग में एसिड है या बेस है। क्योंकि एक वॉस्प, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वास्प, जिसको आप ततैया बोलते हो, जो येलोइश कलर का होता है, काफी बड़ा सा एक इंसेक्ट होता है, अगर उसने काटा तो उसके स्टिंग में होता है बेस। अब वो बेस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको चाहिए होगा एसिड। अब कई बार क्या होता है, बहुत से सोचते हैं कि अगर कोई भी छोटा इंसेक्ट काट रहा है तो एसिड ही होगा उसके स्टिंग में, और उसको भी क्या करोगे, साबुन से धोने लग जाओगे। बेस उसके स्टिंग में ऑलरेडी था, साबुन से आपने धो दिया, अब बचा दिए तबाही। तो वहां पे ऐसा नहीं करना, वहां पे आप या तो नींबू का छिलका रगड़ दो, क्योंकि नींबू के छिलके में भी क्या होगा, एसिड ही होगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। या मेटल वाले चैप्टर अभी हमने देखा था कि जब हम रिएक्ट कराएंगे बेस को मेटल के साथ, तो अगर कोई आयरन वगैरह की कोई रोड है, आप उससे भी रिएक्ट कराओगे तो तब भी उसका असर जो है स्टिंग का खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब डेली रूटीन में भी हम इन चीजों को यूज करते हैं। जब आप खाना ज्यादा खा लेते हो या कोई एसिडिटी होती है, तो उस टाइम पे इनो वगैरह सजेस्ट की जाती है, तो उसमें बेस ही होता है जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और एसिडिटी का असर थोड़ा खत्म हो जाता है। चलो, लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहां से 1 मार्कर में एमसीक्यू बन जाता है। मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, तो वो बनेगी मेटेलिक ऑक्साइड। अब वो मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा है? वो नेचर है बच्चों बेसिक। ध्यान रखना, 1 मार्कर में एमसीक्यू में बहुत बारी पूछा गया है, जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं वो बेसिक इन नेचर होती है। इसका मतलब वो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। वो बेस की तरह रिएक्ट करे, तो जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो डेफिनेटली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही वो करेगा। लिखा हुआ है मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो जब आप इन्हें रिएक्ट कराओगे किसी एसिड के साथ में, तो वही सोल्ट बनेगा एंड साथ में वाटर बनेगा। कहने का मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के आने, क्योंकि इस आज सेकंड लेक्चर में हमने जो पढ़ा यहां से डेफिनेटली आपको 3-4 क्वेश्चन तो बहुत आराम से आपके होम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में दिख जाएंगे। तो ये वाली वीडियो आपको कवर करनी है, रिकॉल करनी है, और जो भी आपके डाउट्स है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू।